Hey everyone, welcome back to my channel. So now we are going to continue without any introduction to this video. So we are just going to continue with the chapter number 7, mutual funds. So इसमें मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देती हूँ इसमें क्या है, because this is gonna be a one shot revision from my side. I will try my best कि ये one shot video बने जिसमें हम 4 pages का ये topic 4 pages with 42 at least टॉपिक्स हम पूरा कर सके एक ही वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं म्यूचुअल फंड से। म्यूचुअल फंड्स की रेगुलेटरी बॉडी होती है सेबी, ठीक है, क्योंकि सारी म्यूचुअल फंड्स जो हैं उन्हें रजिस्टर होना पड़ता है सेबी के साथ। बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं हमें म्यूचुअल फंड्स के साथ इन्वेस्टमेंट करने में? सबसे पहले स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, मतलब हमें हर एक पोर्टफोलियो के थ्रू हमें बेनिफिट मिलता रहता है। फिर प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट, जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो बहुत ही कंसिडरेबल एक्सपर्टीज़, एक्सपीरियंस और रिसोर्स मैनेज करते हैं जितना भी पैसा कलेक्ट किया जाता है म्यूचुअल फंड्स का, ठीक है। फिर स्प्रेडिंग रिस्क, वो एक ही स्टॉक में नहीं वो इन्वेस्ट करते, वो डिफरेंट स्टॉक्स में डिफरेंट बॉन्ड्स में करते हैं इन्वेस्ट, ताकि जो रिस्क है वो स्प्रेड हो सके। वो एक ही स्टॉक में अगर मतलब अगर वहाँ पे लॉस हुआ है तो हमारा सारा पैसा वहाँ पे डूब ना जाए, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो सारा डिस्क्लोजर देते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स का, जितनी भी वेरियस स्कीम्स या प्रपोर्शन वो इन्वेस्ट करते हैं किसी भी एसेट टाइप के थ्रू, तो वो हमें सारा कुछ बताते हैं कि हमने आपका पैसा इस दिन इतने बजे इसमें किया था इन्वेस्ट, ठीक है। चॉइस, जो म्यूचुअल फंड्स है वो वैरायटी ऑफ चॉइस देते हैं इन्वेस्टर को, तो इन्वेस्टर अपना स्कीम डिपेंड कर सकता है रिस्क रिटर्न प्रोफाइल के थ्रू, ठीक है। फिर रेगुलेशंस, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो सेबी के साथ रेगुलेटेड हैं, तो उनको फंक्शन भी किसके प्रोविजन में करना पड़ता है? स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के साथ, जो कि डिज़ाइन किया गया है इंटरेस्ट बचाने के लिए, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। फिर आगे है व्हाट इज़ नैव। नैव को हम नेट एसेट वैल्यू भी कहते हैं। ये एक ऐसा फंड है, कॉम्युलेटिव मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफ द फंड नेट ऑफ इट्स लायबिलिटीज़। ये वो फंड है, नेट एसेट वैल्यू ऑफ द फंड इज द कॉम्युलेटिव मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट। जो कॉम्युलेटिव मार्केट वैल्यू होती है, यानी कि जिसका डिविडेंड हम पे नहीं करते, इट इज़ रिमेन्ड अनपेड, और हम उसके ऊपर धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता रहता है वो डिविडेंड। वो जो मार्केट वैल्यू है वो एसेट का मार्केट कम्युलेटिव मार्केट वैल्यू एसेट के फंड नेट का लायबिलिटी का, तो उसको हम कहते हैं नेट एसेट वैल्यू। यू विल हैव टू रिवाइज दिस एज इट इज़, क्योंकि ये लाइन ना हमेशा याद ही नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथ में लेके चल जाते हैं, बहुत डीप ले जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यू विल हैव टू डू लाइक दिस, ओके, ठीक है। आगे है नैव, आपको मैंने बताया, क्लियर है। आपको मैं एक और 2-3 पॉइंट्स है मेरे पास, मैं वो भी क्लियर कर देती हूँ नेट एसेट वैल्यू के रिगार्डिंग। तो जो नेट एसेट वैल्यू है, नेट वैल्यू ऑफ एसेट जो है वो डिवाइड की जाती है नंबर ऑफ यूनिट से, ताकि नेट वैल्यू आ सके, नेट एसेट वैल्यू आ सके, ठीक है। बाइंग और सेलिंग जो होती है फंड्स की, वो नैव रिलेटेड प्राइसेस के बेसिस पे ही होती है। इसे पब्लिश होना ही पड़ता है न्यूज़पेपर में डेली, ठीक है। फिर ओपन एंड स्कीम डिस्क्लोज डेली एंड क्लोज्ड एंड स्कीम इज नॉट इज डिस्क्लोज्ड वीकली। उसे वीकली डिस्क्लोज किया जाता है और इसे डेली डिस्क्लोज किया जाता है। वो भी आप पढ़ोगे कि क्या चीज़ डिस्क्लोज की जाती है, क्या चीज़ नहीं की जाती है। फिर आगे है रिस्क इन्वॉल्व इन इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। तो बेसिकली देयर आर 4 काइंड्स ऑफ रिस्क, ठीक है। सबसे पहला मार्केट, नॉन मार्केट, देन इंटरेस्ट रेट एंड देन क्रेडिट रिस्क। मार्केट रिस्क कौन सा रिस्क होता है? मार्केट रिस्क एक ऐसा रिस्क होता है जिसमें स्टॉक या बॉन्ड मार्केट जो है वो ओवरऑल इकोनॉमिक फैक्टर्स के बिहाफ पे उसकी वैल्यू ड्रॉप कर जाती है, ठीक है, और फंड परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है। नॉन मार्केट रिस्क मतलब कोई भी अफवाह फैल गई किसी भी इंडिविजुअल कंपनी के बारे में, उसके स्टॉक प्राइस उसी वक्त गिर जाएंगे और वो नेगेटिवली अफेक्ट फंड होल्डिंग्स में चला जाएगा सारा कुछ, ठीक है। फिर आ गया इंटरेस्ट रेट रिस्क। इसके अंदर कहा गया कि जो बॉन्ड प्राइसेस हैं और जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करेंगे। अगर बॉन्ड प्राइसेस हाई होंगे तो इंटरेस्ट रेट नीचे गिर जाएंगे, और अगर इंटरेस्ट रेट राइज हो जाएंगे तो बॉन्ड प्राइस जो होगा वो फॉल हो जाएगा, वो गिर जाएगा। क्रेडिट रिस्क, वो बॉन्ड्स जो डेट ऑब्लिगेशंस होती है, तो जब भी फंड जो है वो इन्वेस्ट किया जाता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बीच, तो वहाँ पे एक रिस्क रहता है कॉर्पोरेट डिफॉल्टिंग ऑन देयर interest and principal payment obligations, and when that risk crystallizes it led to fall in the value of the bond, causing the NAV of the fund to take the beating, ओके।
मतलब कि क्रेडिट रिस्क के उसके अंदर बॉन्ड्स आएगा। बॉन्ड्स जो होते हैं वो डेट ऑब्लिगेशंस होते हैं। जो जब भी फंड्स जो हम इन्वेस्ट करते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर, तो वो रिस्क किसका आता है? कॉर्पोरेट डिफॉल्टिंग का। कॉर्पोरेट डिफॉल्टिंग होती है उनके इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट ऑब्लिगेशंस पे, और जब ये रिस्क पक्का हो जाता है तो फिर वो वैल्यू जो होती है बॉन्ड की वो गिर जाती है, और फिर नैव जो होता है नेट एसेट वैल्यू होती है फंड की वो आ जाती है आगे। ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स कितने होते हैं? दो तरह के बेसिस पे किए जाते हैं क्लासीफाई। पहला होता है ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है फ्लेक्सिबिलिटी। पहले ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या क्या आता है? इक्विटी फंड्स, देन टैक्स, देन इज द टैक्स सेविंग फंड्स, देन डेट इनकम फंड्स, एंड देन लिक्विड फंड्स एंड गिल्ट फंड्स। ठीक है, ये आते हैं। और आते हैं बैलेंस्ड फंड्स। मैंने वो इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, तो आप कोई भी 3-4 लिखो तो बहुत है। ठीक है। फिर आगे है इक्विटी फंड्स और ग्रोथ फंड्स। इक्विटी फंड्स के आगे 3 टाइप हैं: डिवर्सिफाइड फंड्स, सेक्टर फंड्स एंड इंडेक्स फंड्स। ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, इक्विटी फंड्स वो इक्विटी फंड्स जो फंड्स इन्वेस्ट किए जाते हैं इक्विटी शेयर्स के अंदर, उसे हम इक्विटी फंड्स कहते हैं। प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव जो होता है इसमें इन्वेस्ट करने का वो होता है कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, और जो इन्वेस्टमेंट होती है वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म की जाती है। वो इन्वेस्टर्स के लिए सबसे अच्छा है जिनको कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए। ठीक है। फिर आगे इक्विटी फंड्स 3 फंड्स में डिवाइडेड है: डाइवर्सिफाइड, सेक्टर एंड इंडेक्स। तो डाइवर्सिफाइड में क्या होगा कि ये कंपनीज है क्रॉस सेक्टर, ये उनमें इन्वेस्ट करता है जो कंपनीज अक्रॉस सेक्टर्स होती है, डिफरेंट कंपनीज में ये करता है। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो रिस्क चाहते ही नहीं, दिस इज द बेस्ट फॉर रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स हु वांट डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, जिन्हें डिफरेंट पोर्टफोलियो चाहिए, अलग अलग पोर्टफोलियो चाहिए, एक ही इन्वेस्टमेंट का नहीं चाहिए। आगे है डाइवर्सिफाइड हो गया। देन sector funds invest primarily in the equity shares of a company or in a particular industry or a business sector. Targeted at the investments who are bullish or fancy. ठीक है, मतलब जो सेक्टर फंड्स होते हैं ये उनमें इन्वेस्ट करता है प्राइमरली, जो कि इक्विटी शेयर्स होते हैं कंपनीज या फिर किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री या बिजनेस सेक्टर के अंदर। ठीक है, और ये उन पे टारगेट करता है जो बुलिश और फैंसी चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो वाले इन्वेस्टर्स का। इंडेक्स फंड्स जो होते हैं ये सेम पैटर्न होता है, एक तरह से इन्वेस्ट इन द सेम पैटर्न एज पॉपुलर मार्केट इंडेसेस लाइक S&P CNX निफ्टी और S&P/CNX 500। ये कुछ निफ्टी इंडेक्सेस हैं जिसके मार्केट इंडेक्सेस हैं जिसके जैसे इनमें हम इन्वेस्ट करते हैं वैसे इंडेक्स फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट होती है, और ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स रिप्रेजेंटिंग इंडेक्स, जो स्टॉक इंडेक्स रिप्रेजेंट करेगा उनमें हम ये कर सकते हैं। ठीक है, और निफ्टी इंडेक्स जो है वो किस में इन्वेस्ट करता है? निफ्टी 50 के अंदर। ठीक है। टैक्स सेविंग फंड्स ये ऑफर करते हैं टैक्स बेनिफिट्स टू द इन्वेस्टर्स। ठीक है, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। अपॉर्चुनिटीज इन द फॉर्म ऑफ टैक्स रिबेट्स, जो अपॉर्चुनिटीज है वो किसके थ्रू आती है? टैक्स रिबेट्स की फॉर्म में आती हैं। ठीक है। देन इज द डेट इनकम फंड्स। डेट इनकम फंड्स में क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो प्रीडोमिनेंटली की जाती है हाई रेटेड फिक्स्ड इनकम पे, ताकि बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एंड अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, ये किसके लिए अच्छा है? बेस्ट फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। देन रेगुलर इनकम टू इन्वेस्टर्स, इसमें रेगुलरली आपको इनकम मिलता है। नेक्स्ट इज द लिक्विड फंड्स। तो मनी मार्केट और लिक्विड फंड्स तो इन्वेस्ट हाईली इन लिक्विड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, हाईली इसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है। किन में की जाती है? हाईली लिक्विड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। ठीक है, ये जो इन्वेस्टमेंट्स है ये एक दिन की भी हो सकती है, इजी लिक्विडिटी होती है, ऑल्टरनेटिव फॉर सेविंग्स है, शॉर्ट टर्म फिक्स डिपॉजिट्स विद हाइयर रिटर्न्स, आप थोड़े टाइम के लिए करो और आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, ऐसा ये है। फिर ये किसके लिए आइडियल है? कॉर्पोरेट्स, बिजनेस हाउसेज दैट इन्वेस्ट देयर फंड्स, वो लोग इन चीज़ों में जो है अपना पैसा जो है यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है। गिल्ड फंड्स जो है बहुत ही सिक्योर्ड रिटर्न्स मिलते हैं इसमें। इन्वेस्ट इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गिव सिक्योर्ड रिटर्न्स, एंश्योर सेफ्टी ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, बेस्ट फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आपने देखा यहाँ पे हर एक जो चीज़ है ना वो सारी लॉन्ग टू मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जा रही है, सिवाय लिक्विड मनी मार्केट फंड्स में, क्योंकि वहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक दिन की छोटी मतलब थोड़ी देर के लिए भी करोगे आपको रिटर्न हाई मिलेगा।
आगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटीज के बेसिस पे हमारे पास सिर्फ दो ही हैं, ओपन एंडेड फंड्स एंड क्लोज एंडेड फंड्स। ओपन एंडेड फंड्स जो होते हैं इनका कोई फिक्स डेट नहीं होता रिडम्पशन का, ये पूरे साल खुले रहते हैं, ओपन थ्रू आउट द ईयर। देन प्राइसेस लिंक्ड टू द डेली नेट एसेट वैल्यू, जितने भी प्राइसेस है वो डेली नेट एसेट वैल्यू के साथ लिंक किए जाते हैं। और मोर लिक्विड, ये ज़्यादा लिक्विड है, लिक्विडिटी होती है इसमें rather than closed ended funds की, ठीक है। Now just a minute, I open up my book to that page because I have written the other notes over there. Closed ended funds, ये फंड्स जो होते हैं ये इनिशियली खुलते हैं सबसे पहले आईपीओ के लिए, ठीक है, एंट्री के लिए, फिर बंद हो जाते हैं एंट्री और एग्जिट दोनों के लिए, ठीक है। फिर इनका एक फिक्स डेट होता है रिडम्पशन का। ट्रेडेड एट अ डिस्काउंट, इसको डिस्काउंट पे ट्रेड किया जाता है नैव के, क्योंकि डिस्काउंट जो है फिर वो नैरो होता जाता है, मतलब कम होता जाता है जब मेच्योरिटी पास आती है, ठीक है। नेक्स्ट इज कि अगर आपने एक बार इसका सब्सक्रिप्शन रिडीम कर लिया, ठीक है, अगर आपने एक बार सब्सक्रिप्शन कर लिया तो इसको आप सिर्फ रिडीम तभी कर सकते हो जब इसका डेट हो रिडम्पशन का, पहले नहीं कर सकते, ठीक है। एंड यूनिट्स रिडम्पशन यूनिट्स आर लिस्टेड ऑन, इसकी जो यूनिट्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड ही होती हैं। देन वी हैव इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लान्स दैट म्यूचुअल फंड्स ऑफर। तो इसमें बेसिकली generally refers to the services that the funds provide to the investors, offering different ways to invest or reinvest, okay। तो पहला है हमारे पास growth plan and dividend plan। Growth plan is a plan under a scheme wherein the returns from investments are reinvested and income distributions are made. The investor thus only realizes capital appreciation on the investment। जो growth plan है एक ऐसा प्लान है ऐसी स्कीम के अंडर जिसमें जो रिटर्न्स हैं इन्वेस्टमेंट्स से, जितने भी हमें इन्वेस्टमेंट से रिटर्न्स मिलते हैं हम उसे दोबारा इन्वेस्ट कर देते हैं, और उसके जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन हमें, जितना भी इनकम हमें मिलता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फिर उसके बाद जो इन्वेस्टर है उसको सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन ही मिलती है इन्वेस्टमेंट करने पे। डिविडेंड प्लान के अंदर जो है इनकम वो डिस्ट्रीब्यूट की तो जाती है फ्रॉम टाइम टू टाइम आपको डिस्ट्रीब्यूट की जाती है इनकम, और ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो इनको इस प्लान के थ्रू आपको रेगुलर इनकम मिलती है। देन राइट्स क्या क्या हैं दैट आर अवेलेबल टू द म्यूचुअल होल्डर इन इंडिया। तो सबसे पहले है कि 75% ऑफ द यूनिट होल्डर कैन पास अ रेजोल्यूशन टू वाइंड अप द स्कीम, खत्म भी कर सकता है, ठीक है। 75% ऑफ द यूनिट होल्डर विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी कैन टर्मिनेट द एएमसी ऑफ द फंड, ठीक है। Then an investor can send complaints to SEBI who will take up the matter with the concerned mutual funds and follow up with them till they are resolved, ठीक है, clear। Then is what is a fund of a document? Fund of a document is a document that offers you all the information you could possibly need about a particular scheme and the fund launching that scheme। मतलब ये एक ऐसा आप कह सकते हो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देता है जो आपको चाहिए किसी भी पर्टिकुलर स्कीम या लंच कह रही हूँ, किसी भी स्कीम या फंड लॉन्चिंग उस स्कीम के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे, उसे हम फंड ऑफर डॉक्यूमेंट कहते हैं। ये डिज़ाइन किया जाता है, गाइडलाइंस जो दी जाती है सेबी के थ्रू उनसे ये डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। जो प्रॉस्पेक्टस होता है फंड ऑफर डॉक्यूमेंट का उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, समरी ऑफ एक्सपेंसेस, रिस्क फैक्टर्स एंड स्पेशल कंसिडरेशंस, देन financial information, guidelines on how to invest, constitution of the fund। what is actively managed fund? actively managed fund ये वो मैनेज फंड होता है जब जो इन्वेस्टमेंट होती है किसी भी डिसीजन व्हेन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ऑफ द फंड, जितनी भी डिसीजंस होते हैं इन्वेस्टमेंट के फंड्स के वो एक मैनेजर के ऊपर आ जाते हैं, फंड मैनेजर के ऊपर आ जाते हैं। तो वो डिसाइड करता है कि किस कंपनी के अंदर किस कंपनी इंस्ट्रूमेंट या क्लास ऑफ एसेट्स जो है उसमें फंड्स जो है किस बेसिस पे वो देता है। पहले वो सारी रिसर्च करता है, एनालिसिस करता है, मार्केट न्यूज़ पे करता है, फिर उसको इन्वेस्ट करता है, उसे हम कहते हैं एक्टिवली मैनेज्ड फंड, ठीक है। फिर इसके आगे है टू टाइप्स की इसकी स्टाइल्स होते हैं। सबसे पहला होता है ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्टाइल एंड देन वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टाइल।
तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्टाइल का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो तो कैपिटल एप्रिसिएशन, ठीक है। जो ग्रोथ मैनेजर होता है वो कंपनीज को एक्सपेक्ट करता है, वो कंपनीज देखता है जो अभी थोड़ा कम से ज़्यादा कमा रहे हैं, एवरेज अर्निंग ग्रोथ से ज़्यादा कमा रहे हैं, आगे फ्यूचर में वो और ज़्यादा हमें प्रॉफिट देंगे वो, ठीक है। वो तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्टाइल। वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टाइल जो कंपनीज अभी बिलीव करते हैं, जो वैल्यू मैनेजर जो अभी जो कंपनीज है वो अंडर वैल्यूड है, मतलब अभी वो इतना अच्छा नहीं कमा रही, लेकिन इन फ्यूचर वो काफ़ी अच्छा हमें वो दे सकती है, वर्थ दे सकती है, इसीलिए वो वैल्यू इन्वेस्टमेंट साइड्स में आ जाएगा। पैसिव फंड एंड मैनेजमेंट में सारा डिफरेंस हो जाएगा, इसमें कोई एनालिसिस नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, वो बस सीधा पैसा देते हैं और वो उसमें लगा देते हैं, इंडेक्स में लगा देते हैं, स्टॉक्स में लगा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स में ये लगा देते हैं, जो कि मार्केट इंडेक्स सच एज निफ्टी इंडेक्स को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। और इसके जो रिटर्न्स होते हैं, द रिटर्न्स जनरेटेड बाय द इंडेक्स आर रिटर्न्स गिवन बाय द फंड, ठीक है। नो अटेम्प्ट इज मेड टू ट्राई एंड बीट द इंडेक्स, रिसर्च हैज शोन द मोस्ट फंड मैनेजर्स आर अनएबल टू कॉन्स्टेंटली बीट द मार्केट इंडेक्स ईयर आफ्टर ईयर, ठीक है। इसके अंदर चांसेस होते हैं ज़्यादातर गलत डिसीजंस लेने के, कि पैसा डूब भी सकता है। लास्ट टॉपिक इज द ईटीएफ, ठीक है। ईटीएफ क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसको म्यूचुअल फंड भी कहते हैं, जो ट्रेड करता है स्टॉक के जैसे, ठीक है। और ईटीएफ जो है बेसिकली उसके एडवांटेजेस सुन लो, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्टॉक, डिवर्सिफिकेशन ऑफ फंड एंड लो प्रॉफिट आर द बेनिफिट्स ऑफ ईटीएफ, ठीक है। तो ये आपको पता लग गया ईटीएफ का क्या है बेनिफिट्स होते हैं, जब हम ओन कर लेते तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो ईटीएफ बेसिकली क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, वैसे जैसे एक म्यूचुअल फंड होता है वो ट्रेड करता है स्टॉक्स के अंदर, वैसे ये करता है। ईटीएफ रिप्रेजेंट करता है एक बास्केट स्टॉक्स की जो रिफ्लेक्ट करती है इंडेक्स, ठीक है, जैसे निफ्टी, right? So this was all for your chapter number 7, mutual funds, and I hope you like the video. So please do share, like, share and comment my channel, and do please subscribe my channel. Thank you so much.